अंसर, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। अबीर अंसर के सर पर खड़ा था। अंसर ने चौंक कर उसे देखा, फिर अपना काम छोड़कर पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। हाँ बोलो अबीर, मैं सुन रहा हूँ। ताराबाई पकड़ी गई है, पुलिस ने छापा मार लिया है वहाँ पर। तो क्या वो कोठा बंद? अंसर ने हैरत व मुसर्रत के आलम में कहा। नहीं, बंद तो नहीं, क्योंकि ऐसे कामों के पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है। मगर जो लड़कियां वहाँ से निकलना चाहती थी उन्हें उन्हें निकाल लिया गया है और उनके घरों में भी पहुंचा दिया गया है। और जो अपने घर नहीं जाना चाहती उन्हें आज हॉस्टल और दूसरे इदारों में पहुंचा दिया जाएगा। अबीर, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। वो अंसर, अबीर सोच में पड़ा। पहली दफ़ा उसे किसी से कोई बात करने में दिक्कत हो रही थी। नहीं तो अपने डिपार्टमेंट में उससे बढ़कर कोई मुंह फट नहीं था। मैं हुस्ना से निकाह करना चाहता हूँ। अंसर गूंग हुआ। और प्लीज़ ये मत समझना मैं कोई एहसान या हमदर्दी के तहत ऐसा कर रहा हूँ। तुमसे बेहतर कौन जानता है, अबीर तो राब अपने फैसले खुद करता है। मगर मैं हुस्ना की इजाज़त के बगैर तुम्हें हाँ नहीं कर सकता। अंसर नज़रें चुरा गया। देखो अंसर, तुम भी जानते हो और मैं भी कि हुस्ना अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो तुम्हें कोई जवाब दे, तो अब फैसला तुमने लेना है। अंसर ने पुरसोच नज़रों से अबीर की तरफ देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये वक्त भी आएगा। भाई, गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी हुस्ना ने उसे पुकारा, जो ज़रा संजीदा लग रहा था। हाँ बच्चे। अंसर ने उसके सर पर हाथ रखा। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी फातिमा ने अंसर की जानिब देखा। भाई, मम्मा, बाबा, दादी, सब, मुझे कोई कबूल नहीं करेगा। वो फिर से रोने को तैयार थी। सब तुम्हें कबूल करेंगे, तुम फिक्र मत करो, तुम बस अपने भाई का कहा मानोगी। अंसर ने मान से कहा तो हुस्ना ने इस बात में सर हिलाया। गाड़ी मस्जिद के आगे रुकी तो हुस्ना के साथ साथ पीछे बैठी फातिमा भी चौंकी। हुस्ना बच्चे, मैं आपका निकाह कर रहा हूँ। अंसर ने उसकी आंखों में देख कर कहा। उसे मालूम था हुस्ना मज़ाहमत करेगी, मगर वो तो साकिन बैठी रही। हुस्ना बच्चे, अपने भाई पर यकीन करो, वो कोई गलत फैसला नहीं लेंगे तुम्हारे लिए। अंसर ने पुरशफ़क़त हाथ उसके सर पर रखा था। भाई, वो बस इतना ही कह सकी। उसका निकाह हो चुका था। हुस्ना जतोई अब हुस्ना अबीर तुर्राब बन चुकी थी। सफ़ेद शलवार कमीज़ में अबीर हुस्ना के खोए हुए हवासों को अच्छे से महसूस कर सकता था। निकाह के बाद अबीर ने हुस्ना को हाथ से थामकर अंसर के साथ गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाया। अंसर, मेरी अमानत तुम्हारे साथ जा रही है। बहुत जल्द मैं अम्मी के साथ इसे लेने आऊँगा। तब तक मेरी बीवी का ख्याल रखना। हुस्ना को अपने एहसास मुर्दा लगे थे उस वक्त। जिस अंदाज में वो उसे बीवी कह रहा था, वो क्यों नहीं कुछ महसूस कर पा रही थी। थक कर उसने गाड़ी की सीट के साथ टेक लगा दी। किश्वा कमरे में नहीं आई तो दाऊद जले पैर की बिल्ली की तरह इधर उधर फिरने लगा। उसकी आंखों में आंसू देखना अजियतनाक था उसके लिए। वो रो रही होगी। दाऊद सर थाम गया। उसने ऐसा कुछ कभी सोचा भी तो नहीं था। किश्वा, आप तो मुझे समझे ना यार। वो सर बेड पर रखता आंखें मूंद गया। वो तकलीफ से दो चार हो रहा था उस वक्त। अंसर बेटा, कहाँ गायब रहते हो? बच्चे, माँ को क्यों तरसाते हो? अब तो लगता है सांसें भी चंद ही रह गई हैं। खमसा बेगम उससे शिकवा कर रही थी। अम्मी, हुस्ना ने तड़प कर अंसर के पीछे से निकलते हुए कहा। हुस्ना बेगम के हाथ से पानी का ग्लास नीचे गिरा था, जिसे सुनते ही फायजा बेगम भी बाहर आई। माँ, हुस्ना आगे बढ़ी। चटाख, खमसा बेगम का हाथ उठा था और हुस्ना के चेहरे पर निशान छोड़ गया। माँ, अंसर आगे बढ़ता मगर फातिमा ने उसे रोका। अंसर ने मुड़कर उसे देखा, जो नफ़ी में सर हिला रही थी। माँ, मुझे मारो, मैं इसी काबिल हूँ, मगर एक दफ़ा अपनी हुस्ना को गले लगा ले मम्मा, आपकी हुस्ना मर जाएगी। खमसा बेगम का हाथ थामे अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने लगी थी हुस्ना। हुस्ना ने शिद्दत से अपनी माँ को गले लगाया, जो रोए चले जा रही थी। तमन्ना भी बाहर आई, मगर उसकी नज़र हुस्ना की बजाय अंसर का हाथ थामे खड़ी लड़की पर थी। नीली आंखों वाली लड़की, जिसका चेहरा हिजाब में मुकीद था। तमन्ना के कदम उनकी जानिब उठे थे फौरन। किश्वा के लिए वो सब बर्दाश्त करना वाकई मुश्किल था। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। क्या कुछ नहीं किया था उसने दाऊद के लिए? अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी उसकी फ़िक्र में। उस वक्त वो बरामदे में लगे झूले पर बैठी थी। हल्की हल्की हवा भी उसके आसाब को पुरसकून नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ अलीम काज़मी आए थे। किश्वा ने अपनी चादर को नामहसूस अंदाज में चेहरे के आगे किया। अलीम काज़मी कुछ फासले पर खड़े थे। अस्सलामुअलैकुम, किश्वा ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। वो कुछ पशेमान से थे। थके थके लहजे में सलाम का जवाब दिया। बेटा, जितना कुछ मैंने और मेरी बीवी ने आपके शोहर के साथ किया, उसके बाद हम आपसे किसी भी किस्म की दरख्वास्त करने का हक़ नहीं रखते, मगर मैं बेबस और मजबूर होकर आया हूँ।
किश्वा ने नासमझी से उन्हें देखा। बेटा, दाऊद को अकेला मत छोड़ना, मेरा बेटा टूट जाएगा। आपकी आंखों में बेयकीनी देखने के बाद जो तड़प उसके वजूद में अभी फैली है, मैंने देखी है। वो कहीं से भी फरेब और धोखा नहीं था, वो मेरा और मेरे शोहर का मामला है। किश्वा ने धीमे मगर सर्द लहजे में कहा। अलीम काज़मी शर्मिंदा हुए थे। बेशक, मेरे जैसा बाप कभी अपने बेटे की ज़िंदगी सहल नहीं कर सकता। मैंने उसकी माँ के साथ साथ उस पर भी जुल्म किए। 5 साल के रोते बिलखते बच्चे को घर से निकाल दिया और फिर इतना अरसे बाद उसे बुलाया तो उस पर यकीन ना कर सका। अपनी बीवी की परवरिश पर भी यकीन नहीं कर सका मैं। उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, ज़ानी का इल्ज़ाम लगाया। उसके बाद भी उसे जब अपने मकसद के लिए लेने गया, उसकी हालत देखकर उसे वहीं छोड़ कर आ गया। मैं एक पागल की ज़िम्मेदारी लेने के लिए डरता था। दानिया के बाद उससे क्या सलूक होता है, ये जानने के बावजूद मैं अपनी ज़िम्मेदारी से गाफिल रहा। अल्लाह ने मुझसे मेरी दूसरी औलादें छीन ली, लेकिन शायद मैं था ही इसी काबिल। जो दाऊद के बाद मेरा कोई बेटा हुआ ही नहीं। मैं हाथ जोड़ता हूँ बेटा, मेरे बच्चे से उसकी आखिरी खुशी नहीं छीनना। अलीम काज़मी के हाथ जोड़ने पर किश्वा होश में आई। उसने अपने आंसुओं से तर चेहरा साफ किया। प्लीज़ अंकल, किश्वा ने नम लहजे में कहा, आप फिक्र मत करें, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। वो वहाँ से उठकर अंदर चली गई। वो दाऊद के कसूरवार थे तो मुआफ़ भी उन्हें दाऊद ही करेगा। यही सोचते हुए वो मुड़ गई। वो हवेली के अंदर चली गई। रात का वक्त था। वो सोफे पर बैठी थी जब अमन और सुमन दोनों उसके पास आन बैठी। भाभी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? सुमन उसके साथ लगकर बैठकर बोली। कुछ नहीं बच्चे, बस वैसे ही। आप लोगों का कॉलेज कैसा जा रहा है? किश्वा ने मोहब्बत से कहा। बहुत अच्छा। आपको पता है भाभी, मेरा आर्ट प्रोजेक्ट एग्जीबिशन के लिए सिलेक्ट हो गया। अमन ने चहक कर कहा था। वाव, आपको स्केचिंग वगैरह आती है? किश्वा सवालिया लहजे में कुछ सोच कर बोली। जी भाभी, आर्ट्स एंड फैशन डिज़ाइनिंग में कोर्स कर रही हैं हम दोनों, और सुमन को मेहंदी लगानी भी आती है। आपको हेयर कट करनी आती है? किश्वा पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जो थी। जी भाभी, अमन को आती है, बल्कि मैं मेहंदी लेकर आती हूँ, आपको लगाएंगे, आपके हाथों पर बहुत प्यारी लगेगी। वो दोनों आंधी तूफान की तरह वहाँ से गायब हुई थी। दाऊद साहब, बहुत हो गया आपका मासूम मासूम वाला खेल, अब अपनी कशफ का सामना करके दिखाएं। पुरस्कार सोच के साथ प्यारी सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आई थी। वाह भाभी, इतने प्यारे बाल। अमन ने रश्क से उसके लंबे खूबसूरत बालों को देखकर कहा। माशाल्लाह बोलो बेवकूफ़ सुमन। वो उसके सर पर चपत लगा गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई को तो बहुत पसंद होंगे भाभी के बाल। सुमन ने शरारत से कहा। किश्वा की आंखों के सामने चंद मंजर लहराए। कशफ, आपके बाल। वो उसके बालों के साथ खेल रहा था, कभी उसे काम नहीं करने दे रहा था। मुझे आपके बाल बहुत पसंद है। उसके बालों के साथ उसने हाथ महस किया था। किश्वा के गाल लाली झलकाने लगे। ये बात उसे और ही सुर्ख कर रही थी कि दाऊद उसकी तारीफ मुकम्मल होशो हवास में करता था। और भाभी, आपके गाल। अमन, किश्वा ने खफा होकर कहा। अच्छा अच्छा, सॉरी। कैसे कटिंग करनी है भाभी? शोल्डर कट? किश्वा ने लब काट कर कहा। अपने लंबे बाल तो उसे भी बहुत पसंद थे। कोई नहीं, फिर बड़े हो जाएंगे। व्हाट? भाभी इतने छोटे करवाएंगी? प्लीज़ अमन, मुझे छोटे करवाने हैं, गर्मी लगती है, मैंने हिजाब लेना होता है। किश्वा ने बेचारगी से कहा। ओके। अब वो उसके बाल काट रही थी जबकि अमन उसके हाथ पर मेहंदी लगा रही थी। तमन्ना भी बाहर आई थी, मगर उसकी नज़र हुस्ना की बजाय अंसर का हाथ थामे खड़ी लड़की पर थी। नीली आंखों वाली लड़की जिसका चेहरा हिजाब में मुकीद था। तमन्ना के कदम उसकी जानिब उठे थे। तो तुम हो वो लड़की जिससे मेरा शोर खानदानी बीवी होने के बावजूद शादी कर रहा है? हकारत थी उसके लहजे में। हसीन हो? तमन्ना अजीब अंदाज में फातिमा को ऊपर से नीचे देखते हुए बोली। फातिमा नामहसूस अंदाज में अंसर के पीछे छुपी, हाथ पर गिरफ्त मजबूत हुई। तुम्हें मालूम है, तुम जैसी लड़की को मुहज़्ज़िब लफ्ज़ों में तवाय। तमन्ना अंसर का हाथ उठा था। तमन्ना हंसने लगी। बहुत बड़े हुस्न परस्त निकले तुम तो अंसर जतोई, और मुझे तुमसे हमदर्दी है, क्योंकि जहां आज मैं खड़ी हूं बहुत जल्द तुम होगी, जब तुमसे ज़्यादा खूबसूरत चेहरा अंसर जतोई के पहलू में होगा। फातिमा ने दुख और तासुब से उस लड़की को देखा। वो उसे कहना चाहती थी कि अंसर जतोई के किरदार की गवाह वो खुद है। अगर अंसर हुस्न परस्त होता तो सालों जब वो उस पर तन मन वारने को तैयार थी तो अंसर उसे छोड़ने की बजाय मौके का फ़ायदा क्यों ना उठाता। किश्वा का तो जैसे अपने कमरे में जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, जो वो अभी भी अमन और सुमन के साथ थी। अमन किश्वा से बातों में लगी थी जबकि सुमन नींद के समंदर में झूल रही थी।
अच्छा मैं अब जाती हूँ, मेरी वजह से तुम दोनों को भी जागना पड़ रहा है। किश्वा ने शर्मिंदा होकर कहा। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, सुमन तो है ही सुस्त, उसे जल्दी नींद आ जाती है। अमन ने उसकी शर्मिंदगी दूर करना चाहिए। नहीं कोई बात नहीं बच्चे, अब दोनों जाकर आराम करो। किश्वा ने मोहब्बत से अमन की ठोड़ी को छू कर कहा। चलो बच्चे आराम करो, और मेहंदी और बालों के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं भाभी। हुस्ना को यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपने कमरे में खड़ी है। वो हर चीज़ छू छू कर महसूस कर रही थी। उसे यकीन नहीं था कि घर वाले उसे घर में भी घुसने देंगे। उससे मम्मा ने तो माफ़ कर दिया था। वो पुरसकून थी बहुत हद तक। कहा तो घर वालों ने भी कुछ नहीं था, मगर उसे पूरा यकीन था बाकी सब भी उसे माफ़ ही कर देंगे। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब ड्रेसिंग पर पड़ा फ़ोन बजा। ये फ़ोन हुस्ना को अंसर ने ही गाड़ी में पकड़ाया था। फ़ोन बज बज कर बंद हुआ था। थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन बजा। हुस्ना ने डरते डरते फ़ोन उठाया। बीवी, मुकाबिल की गंभीर आवाज़ पर फ़ोन हाथ से छूटते छूटते बचा। बीवी, अबीर ने फिर से पुकारा, मगर वो खामोश रही। अबीर उसे बताना चाहता था कि उसने घर में रुखसती का कह दिया है, मगर उसकी ज़हनी कैफियत महसूस करते वो फ़ोन ऐसे ही कान के साथ लगाए उसकी खामोशी ही सुन रहा था। किश्वा कमरे में आई तो दाऊद पैर बेड की तरफ लटकाए औंधे मुंह सोया हुआ था। वो वाकई सो गया था, क्योंकि किश्वा के दरवाज़ा खोलने पर उसके वजूद में कोई जुम्बिश नहीं हुई। कशफ कितने ही लम्हे दाऊद के चेहरे को देखती रही, फिर वॉशरूम की जानिब नहाकर वज़ू करने की गर्ज से चली गई। दाऊद की आंख कमरे में गूंजती सिसकियों की आवाज़ पर खुली। वो हड़बड़ा कर उठा था। उसने देखा किश्वा सजदे में झुकी सिसकियां ले रही थी। दाऊद का पूरा वजूद कांप गया। थोड़ी देर बाद नमाज से फारिग होकर किश्वा उठकर बेड के पास आई, वहां से तकिया पकड़ा। अब वो सोफे की जानिब बढ़ी, लेकिन अपना तकिया वहां रखकर वो लेट गई। दाऊद की आंख कमरे में गूंजती सिसकियों की आवाज़ पर खुली। वो हड़बड़ा कर उठा था। उसने देखा किश्वा सजदे में झुकी सिसकियां ले रही थी। दाऊद का पूरा वजूद कांप गया। थोड़ी देर बाद नमाज से फारिग होकर किश्वा उठकर बेड के पास आई, वहां से तकिया पकड़ा। अब वो सोफे की जानिब बढ़ी, अपना तकिया रखकर वहां लेट गई। आप अल्लाह से मेरी शिकायत कर रही थी। खामोश कमरे में दाऊद की आवाज़ गूंजी, जिस पर आंखें बंद किए लेटी किश्वा ने एकदम से तड़प कर आंखें खोली। उसके लहजे का खौफ किश्वा को लरजा गया। फिर खुद को कंपोज करती आंखें दोबारा मूंद गई। दाऊद शदीद दुखी हुआ। ना आज उसके पास किश्वा की दुआओं का हिसार था और ना ही उसका हाथ। बेचैनियां पूरे वजूद में गर्दिश करने लगी और रात के पहर शदीद बुखार ने उसके गिर्द हिसार बांध लिया। रात के आखिरी पहर उसने आंखें खोली जो ना सोने की वजह से लाल हो रही थी। किश्वा उठकर दाऊद के पास आई। उसकी पेशानी पर हाथ रखकर मामूल के मुताबिक दुआओं का हिसार बांधा। उसने हमेशा दाऊद के ठीक होने की दुआ की थी और आज उसने दाऊद की हिदायत के लिए दुआ मांगी थी। ये कैसे मुमकिन था कि दाऊद सारी रात बेचैन रहे और कशफ पुरसकून होकर सोए। उसका बुखार महसूस करती किश्वा उसके सर पर ठंडी पट्टियां रखने लगी। सुबह दाऊद की आंख खुली। उसने देखा किश्वा अभी भी सोफे पर सिमट कर लेटी हुई थी। दाऊद को अपने जिस्म में अजीब सी दर्द महसूस हुई। वो फ्रेश होने का सोचकर वॉशरूम की जानिब बढ़ा। दाऊद के उठते ही किश्वा की भी आंख खुली। वो उठ बैठी। अब उसने सोच लिया था कि आगे क्या करना है। वो शरारती मुस्कुराहट लबों पर सजाए अपनी मतलूबा शय तलाश करने लगी। शावर लेकर जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आया, किश्वा को देख उसके कदम थमे। कमरे में मौजूद कॉर्नर पर सर झुकाए वो बॉल के साथ खेल रही थी। कशफ, उसने पहले तो बेयकीनी से उसके आधे से ज़्यादा कटे बालों को देखा। ये क्या बाल? मगर दाऊद के करीब आते ही वो अपना रुख मोड़ गई। कशफ, दाऊद ने फिर पुकारा। किश्वा ने हाथ में पकड़ी बॉल को ज़रा ज़ोर से दीवार पर मारा। नतीजे में बॉल दीवार से हटकर कशफ के हाथ में आने की बजाय ऐन पीछे खड़े दाऊद के सीने पर लगी तो वो कराह कर रह गया। एक पल को कशवा भी पशेमान हुई, मगर नाराज़गी हनूज कायम रखनी थी। आईने की तरफ झुककर वो बॉल उठा लाई। बाईं जानिब झुककर वो बॉल उठा लाई। कशफ, आपने बाल क्यों काटे? दाऊद दर्द भुलाए अफसोस से बोला। कशफ, मगर वो तो जैसे ना मानने का तहैया किए बैठी थी। किश्वा, इस बार बॉल दाऊद के मुंह पर लगती अगर वो उसे बर वक्त थाम ना लेता। आप कोई बच्ची हैं जो बॉल से खेल रही हैं? बॉल से ही खेल रही हूँ, किसी के दिल और फीलिंग्स के साथ तो नहीं ना। उसने आंखें पटपटाकर मासूमियत से कहा। दाऊद ने उसे थामना चाहा, मगर वो थोड़ा दूर हुई। दाऊद तड़प उठा। एक मौका, ताकि आप फिर से दिल तोड़ दें दाऊद काज़मी। वो मुस्कुराती जा रही थी। वो सच नहीं है कशफ जो तुम्हें मालूम है, और कुछ भी बाकी है? किश्वा हंसी थी। दाऊद ने बेबसी के मारे उसे खुद से लगाया। किश्वा ने पिछली बार की तरह इस बार भी मज़ाहमत नहीं की थी। दाऊद की नज़र उसके मेहंदी से सजे खूबसूरत हाथों पर गई, जिस पर मेहंदी का रंग बहुत खूबसूरत आया था।
मैडम पूरी तैयारी के साथ उसे आजमा रही थी। दाऊद ने उसके हाथ थामने चाहे मगर किश्वा ने हाथों को उसकी पहुंच से दूर किया। नाश्ता कर ले मिस्टर काज़मी, यकीनन हाथ से खाना खाना भूले तो नहीं होंगे ना आप। वो फिर तंज कर गई। कशफ वो उसके पीछे हुआ। दाऊद की नज़रें उसके हाथों के बाद बालों में अटक गईं। खूब इंतकाम ले रही हैं कशफ। पहले जब ना समझ था तब हर वक्त बाल बांध कर हिजाब लेकर रहती। अब मालूम है कि उनके बाल मेरी कमज़ोरी हैं, उन्हें बेखबर फैलाया है। वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ाया। उसके मुंह पर बोलता तो नाराज़गी का दौरानिया ज़्यादा होने का डर था। मिस्टर काज़मी, उसे खुद को मुसलसल देखते पाकर किश्वा ने मुस्कुराहट दबाई। दाऊद दिलो जान से मुतवज्जो हुआ। जी मिसेस दाऊद काज़मी। 2 कदम की दूरी ख़त्म की उसने। किश्वा उसकी दीदा दलेरी देख कर रह गई। दाऊद उसकी आंखों में देखने लगा। किश्वा का दिल भी धड़का। नज़रें उस निशान पर अटकीं जिसे वो छूना चाह रही थी। आवाज़ किसी ट्रांस की कैफियत में वो उसे छू भी चुकी थी। दाऊद ने चुप करके उसके हाथ पर हाथ रखा तो किश्वा सटपटाई। नाश्ते के लिए बुला रहे हैं, किश्वा ने हाथ नीचे करके मुंह बनाते कहा। दाऊद उसकी हरकत पर पुरसकून होने के साथ साथ खुश भी हुआ था। बाहर सबके सामने मुझे खिला सकती हैं तो मैं नाश्ते के लिए तैयार हूँ। भूख तो बहुत लग रही थी मगर अब किश्वा से ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं थी। तो कोई बात नहीं, भूखा रह ले मिस्टर काज़मी। अब इतनी ताकत तो होगी ही ना आपके जिस्म में। आखिरकार इतने विटामिन्स जो लिए हैं आपने। ताकत तो बहुत है मिसेस दाऊद काज़मी। मगर उसके बोलने से पहले ही किश्वा उसके शाने पर चुटकी काट चुकी थी। बदतमीज़। बालों को झटक कर वो कमरे से बाहर निकल गई। कशफ, उसकी इस अदा पर उसने अपने दिल को थामा था। लगता है जल्द ही मनाना पड़ेगा। आज फातिमा और अंसर का निकाह था और तमन्ना ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। वो कैसे उस बाजारू औरत के हाथों अपना शोहर, ये सोच ही नाकाबिले कबूल थी। एजाबो कबूल के बाद निकाह की मुबारकबाद देने के लिए जैसे ही दाजी कुर्सी से उठे थे, स्टेज के बिल्कुल वस्त में हाथों में फूलों का हार थामे तमन्ना उन दोनों के करीब चली आई। एक तरफ अंसर जो दुल्हा बना उसका शोहर था और दूसरी तरफ उसकी सोतन, वो बाजारू औरत। तमन्ना का दिल लम्हे भर को डूब कर उभरा। निकाह की बहुत बहुत मुबारकबाद हो अंसर जतोई। स्पार्ट चेहरे समेत उसने अंसर को देखा। और इस जहन्नुम में तुम्हें वेलकम मिसेस अंसर। अंसर के पहलू में बैठी फातिमा के गले में हार डालकर सफाक लहजे में उसने कहा। फातिमा सहमी थी उसके लहजे पर। आज से अंसर जतोई तुम्हारा हुआ। तमन्ना को बटी हुई चीज़ें रखने का कोई शौक नहीं। फाइज़ा बेगम अपनी बेटी की हालत देखकर अश्कबार थी। तमन्ना, अंसर ने उसे पुकारना चाहा मगर वो तेज़ी से मुड़ गई। तमन्ना, वो अपनी सुर्ख आंखों समेत मुड़ गई। वो कमज़ोर नहीं थी और ना ही किसी के सामने दिखना चाहती थी। जब एकदम शदीद चक्कर के बाइस लड़खड़ाई और उसकी आंखें बंद हो गई। अंसर, दाजी के गले लगने से पहले ही अंसर तमन्ना की जानिब भागा था, उसे उठाए भागा था। कहीं तमन्ना, खमसा बेगम दहल गई कि कहीं उसने खुदकुशी। सब अस्पताल की तरफ भागे। बहुत देर आईसीयू के बाहर बेचैनी से टहलते आखिर इंतज़ार ख़त्म हुआ। डॉक्टर को बाहर आता देख सब लोग उसकी जानिब भागे। आई एम सॉरी, शी इज़ नो मोर। डॉक्टर ने उसकी मौत कंफर्म कर दी। डॉक्टर ने उसकी मौत कंफर्म कर दी। ये तुमने क्या कर दिया तमन्ना। हर तरफ कोहराम मच गया था और कोई अपनी अधूरी कहानी के साथ रुखसत हो गया और कोई अपनी अधूरी कहानी पूरी करने की तगदो में लग गया कि शायद ज़िंदगी इसी का नाम है।